नमस्कार सभी नौजवान साथियों का आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज की हमारी क्लास रहेगी बजट 2022-23, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आने वाली सभी जो परीक्षाएं हैं, चाहे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पटवार है, कांस्टेबल है, आरएएस है, आरएएस मेन है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बजट से संबंधित राजस्थान सरकार ने जो 23 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में से आपके 3-4 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इस बजट का हम आज इसमें अध्ययन करेंगे और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको हाईलाइट किया गया है। उन इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो बजट 2022-23 आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये बजट माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रस्तुत किया गया और बजट प्रस्तुत करने की तिथि भी आपको याद रखनी है। ये बजट 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये तिथि आपको याद रखनी है। कृष्ण सप्तमी फाल्गुन माह है और विक्रम संवत 2078, क्योंकि ये जो विक्रम संवत है वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। तो हम शुरू करते हैं बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित करके ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बजट है वो प्रस्तुत किया गया है। राज्य के वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी 2021-22 का जो संशोधित अनुमान है, 2021-22 का संशोधित अनुमान है वो प्रस्तुत किया गया है और 2022-23 का आगामी जो बजट का अनुमान है वह प्रस्तुत किया गया है। तो दोनों प्रस्तुत इसमें किए गए। देखो, 2021-22 का संशोधित जो अनुमान था वह प्रस्तुत किया गया और आगामी वर्ष के लिए अनुमान है ये भी प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। देखो, इंपॉर्टेंट है, 2012-13 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। यानी महिलाओं के लिए पहली बार अलग बजट है वो 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट है वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में पहला पेपरलेस बजट है वो प्रस्तुत कब किया गया? गत वर्ष 21-22 का जो बजट था। और आज है वो पहला कृषि बजट है वो अलग से प्रस्तुत किया गया है। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। राज्य का पहला जेंडर बजट है वो 2012-13 में, राज्य का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में और राज्य का पहला कृषि बजट है वह 2022-23 में अलग से प्रस्तुत किया गया है। शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। शहरों में रोजगार देने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है और यह योजना शहरी क्षेत्र के लिए है। इसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी शहरी क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष कितना रहेगा? 100 दिन का प्रतिवर्ष, यानी वर्ष में 100 दिवस का रोजगार है वो उनको उपलब्ध करवाया जाएगा शहरी क्षेत्र में। और इस पर 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। यानी 100 दिवस अगर रोजगार उपलब्ध करवाते हैं शहरी क्षेत्र के लोगों को तो 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। यानी महात्मा गांधी नरेगा योजना
जो पहले से 100 दिवस के लिए प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध करवाती है, इसको राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा की गई है। तो शहरी क्षेत्र में तो पहली बार शुरू किया गया है। महात्मा गांधी जो शहरी क्षेत्र में नरेगा योजना शुरू की गई है वह पहली बार शुरू की गई है इस बजट में, और वो 100 दिवस के लिए, कितने दिवस के लिए है वो 100 दिवस के लिए, और इसमें 100 दिवस से बढ़ा करके 125 दिवस कर दिए गए, यानी 25 दिन अतिरिक्त और दे दिए गए, और इसमें लगभग 750 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि, ये देखो इंपॉर्टेंट है, 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाना प्रस्तावित है। यानी 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स है वो स्कूलों में चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए, अतः में अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट तक, यदि 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करते हैं उपभोक्ता, तो उनको 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ। यानी कोई परिवार है वो प्रति माह 100 यूनिट बिजली की खपत करता है, तो उसे 50 यूनिट है वो निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। 50 यूनिट की राशि उसे भुगतान करनी होगी। और इसी प्रकार घरेलू उपभोक्ताओं को भी, समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान है वो उनको दिया जाएगा। यानी यदि आप 150 यूनिट तक खर्च करते हैं तो आपको 3 रुपये प्रति यूनिट सरकार अनुदान देगी। यदि आप 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान देने की घोषणा। यदि आप 150 से 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो आपको 2 रुपये प्रति यूनिट सरकार अनुदान देगी। यानी आपको जितना खर्चा आएगा उसे 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार है वो अनुदान देगी, और 150 तक आपको 3 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है, देखिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, गत वर्ष इसको शुरू कर दिया गया था, और इसमें देखो इस योजना में लगभग 1 करोड़ 33 लाख परिवार जुड़े हैं। इस योजना में 1 करोड़ चिरंजीवी योजना है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें 1 करोड़ 33 लाख परिवार जुड़ चुके हैं, और सिर्फ 9 माह में ही अभी तक 7,41,000 से ज़्यादा लोगों ने लगभग 930 करोड़ रुपए का कैशलेस है वो इलाज है वो प्राप्त किया है। कैशलेस यानी मुफ्त में इलाज है वो प्राप्त किया है। अब मैं आगामी वर्ष इस चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष क्या है जो चिरंजीवी योजना है उसमें आप, अगर आपने चिरंजीवी योजना ले रखी है, कर्मचारी भी ले सकते हैं और साधारण लोग भी ले सकते हैं, उसमें आपको 800 रुपये वार्षिक है वो जमा कराने होंगे, और आपको बदले में आपके अकाउंट में आएंगे 5 लाख रुपए। इस 5 लाख में से आप 50,000 रुपये का जो इलाज है वो बिना हॉस्पिटल में भर्ती या गंभीर बीमारी के आप ले सकते हैं, और 4.5 लाख रुपए अगर कोई ऑपरेशन वगैरह है तो उसमें आपको छूट मिलेगी, ये आपके पैसे नहीं लगेंगे, और ये 1 साल बाद में आपके अकाउंट से अपने आप लेस हो जाते हैं, अकाउंट में नहीं रहते हैं, और नए 5 लाख रुपए है वो आ जाते हैं। उसमें से फिर आपको इस प्रकार ये हर वर्ष है वो 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाए।
होते रहेंगे। और अब क्या कर दिया, अब 5 लाख रुपए की बजाय आपके अकाउंट में कितने लाख रुपए आएंगे, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का आप है वो इलाज करवा सकते हैं 1 वर्ष में। फिर नेक्स्ट वर्ष के लिए ये आपके पैसे लैप्स हो जाएंगे और 10 लाख रुपए नेक्स्ट वर्ष के लिए आते रहेंगे। इस प्रकार ये योजना चलती रहेगी। तो इसमें ये राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है चिरंजीवी में, 10 लाख प्रति वर्ष है वो कर दी गई है। और इसके साथ ही इस योजना में देखो असहाय और निराश्रित, यदि कोई असहाय और निराश्रित परिवार वंचित रह जाता है तो इसके लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है, जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के चिरंजीवी कार्ड न होने पर भी वे उसका निःशुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंगे और साथ ही भविष्य के लिए उस परिवार का चिरंजीवी कार्ड बनाना भी सुनिश्चित करेंगे। यानी ज़्यादातर ये सुविधा उनको मिलती है जिनके पास चिरंजीवी का कार्ड बना है। लेकिन यदि कोई निराश्रित है, असहाय है, तो उसको जिला कलेक्टर है वो हॉस्पिटल को आदेश दे सकता है, लिखित में आदेश दे सकता है कि आप उस हॉस्पिटल से ये दवा है वो ले सकते हैं। और बाद में ये जिला कलेक्टर की जिम्मेवारी होगी कि उसका वो चिरंजीवी कार्ड बनाए। नेक्स्ट देखिए 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो माननीय अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये कब से शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 2011 को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और अब क्या किया है, वर्ष 2013 में हमने राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भी आरंभ की। देखो 2 अक्टूबर 2011 में तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा है वो शुरू की थी और 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच यानी जांच है वो भी निःशुल्क कर दी गई। अब क्या किया देखो, अब जो हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी के अंदर जो 10 रुपये लगते थे, फीस लगती थी, वो फीस है वो अब नहीं लगेगी और पूर्णतः निःशुल्क कर दिया गया है। पीएससी सीएससी पर 10 रुपये रसीद कटानी पड़ती थी हमें, वो अब फीस नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही आम जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास है वो इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना किया गया है 5 लाख रुपए का। यदि चिरंजीवी योजना में कोई बीमित परिवार है तो उसको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। चिरंजीवी योजना में आपका कार्ड बना है तो 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा है वो आपको सुविधा मिलेगी। आप भी ये कार्ड बना सकते हो। इसमें आपको 800 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे। आपका इसमें देखो 5 लाख पूरे परिवार का 5 लाख रुपए तो दुर्घटना बीमा हो जाएगा, ठीक है। और 10 लाख रुपए आपके प्रत्येक वर्ष अकाउंट में आएंगे और इससे आप दवाई वगैरह खरीद सकते हो। तो आप इस चिरंजीवी योजना का लाभ जरूर लें। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में नए खुलने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों हेतु 1224 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 3674 बेड क्षमता के 15 नवीन चिकित्सालयों का निर्माण आगामी वर्ष हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखिए, 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इन्हें प्राथमिकता से खोला जाना प्रस्तावित है। उप स्वास्थ्य केंद्र कितने खोले जाएंगे? 1000 इस बजट के अनुसार, और ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाएगी जो नवगठित ग्राम पंचायत है, नई जो ग्राम पंचायत गठित हुई है उनमें बनाने की। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों सब सेंटर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के अंदर इनको कन्वर्ट किया जाएगा और कुल 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो खोले जाने प्रस्तावित है। 100 पीएचसी है उसकी नए जो पीएचसी है वो खोले जाएंगे। नवचौकिया डिस्पेंसरी जोधपुर को सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। नवचौकिया डिस्पेंसरी जोधपुर में है, इसको सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
जोधपुर व उदयपुर में एक एक अतिरिक्त सीएमएचओ ऑफिस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर और उदयपुर में एक एक सीएमएचओ, जैसे एक सीएमएचओ होता है जिले के अंदर, लेकिन जोधपुर और उदयपुर में दो दो सीएमएचओ होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो दो सीएमएचओ कहाँ होंगे? जोधपुर और उदयपुर में। वर्तमान में डायलिसिस की सुविधा 34 जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई जा रही है और दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधा का विस्तार करते हुए उप जिला चिकित्सालयों में तथा 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएससी पर भी यह सुविधा चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं को अर्ली कैंसर डिटेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में प्रत्येक जिले के अंदर मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 50 करोड़ रुपए व्यय करने प्रस्तावित है। तो प्रत्येक जिले में कैंसर डायग्नोस्टिक वैन है वो उपलब्ध कराई जाएगी, मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन। नेक्स्ट है शुद्ध के लिए युद्ध। शुद्ध के लिए युद्ध में देखो डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन करते हुए भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती है वो की जाएगी, इनके पद है वो सर्जित किए गए हैं। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा में रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा, रोड सेफ्टी एक्ट, और राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित है। ये याद रखना है, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। साथ ही HCM रीपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, यानी जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ये याद रखना है। शाहजहांपुर से अजमेर NH 48, NH 448, बरबिलाड़ा से जोधपुर NH 25 तथा सीकर से बीकानेर NH 11 व NH 52 तक के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन सड़कों को ऐसे बनाया जाएगा कि दुर्घटना यहाँ पर न के बराबर हो। नेक्स्ट है शिक्षा एवं खेल। 2018 की तुलना में वर्ष 2021 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन 20% बढ़ा है। देखो 2018, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा जा सकता है, 2018 की तुलना में 2021 में 6 से 14 आयु वर्ग के जो बालक है सरकारी स्कूलों में, इनका नामांकन कितना बढ़ा है? 20% तक बढ़ा है। और राज्य के समस्त 3820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। राज्य के समस्त जो 3820 सेकेंडरी स्कूल है, सभी स्कूलों को कर दिया गया। देखो एक भी स्कूल ऐसा नहीं बचा है जो सेकेंडरी स्कूल हो, और इन स्कूलों में हेडमास्टर की जो पोस्ट है वो समाप्त कर दी गई है। सभी स्कूलों सभी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ 11,000 वाइस प्रिंसिपल लगाए जाएंगे, जिनमें से 5500 पर सीधी भर्ती की जाएगी और इसमें 5 वर्ष का अनुभव है वो मांगा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांव में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनेगा, 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांव में 1200 यानी 1200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय स्वीकृत या प्रारंभ किए जा रहे हैं। और आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। 1200 तो अब प्रक्रिया चल रही है इनकी, ठीक है ना, ये अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। और 1000 आगामी जो वर्ष है उनमें 1000 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यानी 2000 विद्यालय और खोले जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम शिक्षकों को पृथक से काडर
बनाने की घोषणा। इंग्लिश मीडियम शिक्षकों के लिए पृथक से काडर बनाया गया है और बनाया जाएगा, और इन विद्यालयों में प्रथम चरण में 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम के जो शिक्षक है वो इन विद्यालयों में भर्ती किए जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है बेरोजगार साथियों के लिए। बालिकाओं को घर के समीप शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने, विद्यालयों में ड्रॉप आउट कम करने की दृष्टि से राज्य में संचालित माध्यमिक स्तर के 389, वर्तमान में बालिकाओं के माध्यमिक स्तर पर 389 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर के 1846 बालिकाओं के विद्यालय है और प्राथमिक स्तर के 115 बालिकाओं के विद्यालय है। इनको क्रमबद्ध रूप से इनको क्या किया जाएगा, क्रमोन्नत किया जाएगा। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू JLN मार्ग पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित कर इस मार्ग पर जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनको समन्वित करके यहाँ एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। और इस हेतु आगामी 2 वर्षों में 400 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया है। और इनके नाम है, देखो, जिनको जोड़ करके, जिनको मिला करके, समन्वित करके एजुकेशन हब बनाया जाएगा, वो है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजा रामदेव पोदार, ये जयपुर के अंदर है, पोदार रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर 100 करोड़ रुपए, तथा एक तीसरा और है, देखो, राधा कृष्ण लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर पर 75 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। तो ये टोटल कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे ये भी आपको याद रखना है, और किन किन संस्थाओं पर कितना खर्च होगा, और ये सभी है कहाँ, ये जयपुर में है। प्रदेश में बालिकाओं को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं प्रदेश के 19 जिलों में, प्रदेश के कितने जिलों में, 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। तो 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। ये फैक्ट आपको याद रखना है, कितने जिलों में, 19 जिलों में। ये उनके नाम है, नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति में वर्ष 2013 में स्थापित मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, देखो, वर्ष 2013 में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया गया था। और मौलाना अब्दुल आजाद कौन है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनकी स्मृति में ये 2013 में विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला गया। और 15 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक समरसता और सद्भाव पर शोध हेतु यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। देखो, जोधपुर में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे द्वारा घोषित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मेन RS पेपर में भी इसको पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत वर्ष 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने लाभ प्राप्त किया है। इस वर्ष इस योजना के द्वारा इस वर्ष कितने छात्र छात्राओं ने लाभ प्राप्त किया? 7,000 छात्र छात्राओं ने लाभ प्राप्त किया है। आगामी वर्ष इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें लगभग 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कोचिंग के अलावा अच्छे माहौल में अध्ययन सुविधा हेतु प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से, प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। सभी जिलों में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सेल्फ स्टडी करने वाले युवाओं को आवश्यक पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जोधपुर, ये कहाँ पर है? सुमेर पब्लिक, प्रश्न पूछा जाएगा, सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। और इस पर भी 42 करोड़ रुपए खर्च करके इसका पुनर्निर्माण करके आधुनिकीकरण किया जाएगा। भरतपुर स्थित हिंदी साहित्य समिति का पुस्तकालय अपने आप में अनूठा है। देखो, भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति पुस्तकालय है जो अपने आप में क्या है?
अनूठा है। वर्तमान परिस्थिति में इसका संरक्षण और संवर्धन आवश्यक हो गया है। मैंने वर्ष 2013-14 में बजट में 50 लाख रुपए का अनुदान इसके लिए स्वीकृत किया था। अब मैं इस पुस्तकालय को सरकारी संरक्षण में लेते हुए संवर्धन के साथ साथ आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। अब इसको सरकारी संरक्षण में लिया जाएगा। किसको? भरतपुर में स्थित श्री हिंदी साहित्य समिति पुस्तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो, पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरणों, अभ्यास हेतु जयपुर जोधपुर में इनके जो पैरा खिलाड़ी है इनको प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग के उपकरण उपलब्ध कराने के लिए अभ्यास हेतु जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अच्छी तरह से रट लेना इनको। पैरा आवासीय खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर और जोधपुर में। और यह भी घोषणा की गई है कि ओलंपिक पदक विजेता, यदि पैरा खिलाड़ी कोई ओलंपिक पदक जीत लेता है तो उसको निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो ये सेंटर है वो कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप जोधपुर में बनाया जाएगा। जोधपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। अच्छी तरह इसको याद कर ले। राजगढ़, नेक्स्ट है राजगढ़ सादुलपुर चूरू में कबड्डी अकादमी। राजगढ़ सादुलपुर चूरू में कबड्डी अकादमी तथा श्री गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी के भवन का निर्माण किया जाएगा। देखो, राजगढ़ चूरू में कबड्डी अकादमी और श्री गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी के भवन का निर्माण है वो किया जाएगा। 84 डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 84 कहाँ पर है? डूंगरपुर में। यहाँ पर खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। युवा एवं रोजगार, देखो, स्वामी विवेकानंद की ये पंक्ति आपको भी याद रखनी है। ये पूछी जा सकती है ये पंक्ति किसकी है? युवा पीढ़ी सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकती है। युवा पीढ़ी है वो शेर की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, देखो, इंदिरा गांधी के द्वारा कोई कथन कहा गया है। इस कथन को आप पढ़िए। देखो, अवसर प्रदान नहीं होते हैं, उन्हें हासिल करना पड़ता है। उसके लिए काम करना चाहिए और इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता और साहस की। वही है, यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो नौकरी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ आप में आत्मविश्वास, दृढ़ता होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। तो आपकी नौकरी है वो इस प्रकार आप में है तो आपकी नौकरी पक्की है। नेक्स्ट देखिए, माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवा दिल्ली में विभिन्न कोचिंग एवं कैरियर काउंसलिंग लेकर अपना भविष्य संवार सके। इसके लिए मैं उनके ठहरने की सुविधा हेतु दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस, दिल्ली में उदयपुर हाउस है, वहां 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट होटल एंड फैसिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा करता हूं। बहुत ही अच्छा। देखो, युवाओं को दिल्ली में ठहरने के लिए उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से और उसमें 500 युवक युवतियां रह सके, इसके लिए 250 कमरों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट होटल एंड फैसिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सर्विस सेक्टर एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स की सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए
में जयपुर, जोधपुर व कोटा में, जयपुर, जोधपुर व कोटा में देखो 3 जिलों में, जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200 करोड़ रुपए से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाने की घोषणा करता हूं। तो राजीव गांधी नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन हब कहाँ बनाए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। और इन हब्स में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित कर डब्ल्यू हब, वुमेन हब बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये भी पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये WH क्या है। तो ये महिलाओं के लिए सर्विस सेक्टर और MSME स्टार्टअप्स यानी उद्योग वगैरह है, इनमें फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए हब बनाया गया है। नेक्स्ट है ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती है, उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री होम फ्रॉम वर्क जॉब योजना कहाँ, किसके लिए शुरू की गई है? महिलाओं के लिए शुरू की गई है। तो इसको भी याद रखना है आपको। और इसमें 20,000 महिलाओं को लाभान्वित करना आगामी वर्ष ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट पाली में किया जाएगा। तो 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रोहट पाली में किया जाएगा। और इसमें देखो देश विदेश के लगभग 25,000 स्काउट गाइड भाग लेंगे। इस पर 25 करोड़ रुपए व्यय होगा। नेक्स्ट है आमजन विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? बीकानेर, भरतपुर और कोटा में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है देखो हमारी सरकार भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से कराने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु रीट सहित अन्य विभिन्न भर्तियों के लिए द्विस्तरीय पात्रता एवं चयन 2 परीक्षाएं होगी। पात्रता और चयन के लिए नियुक्ति प्रणाली अपनाई जानी प्रस्तावित है। हाल ही में गोपनीयता भंग होने के कारण रीट परीक्षा रद्द करनी पड़ी और अब जुलाई 2022 में रीट परीक्षा करवाई जाना प्रस्तावित है। तो ये रीट परीक्षा आपकी जुलाई 2022 में होगी और पदों को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 32,000 से बढ़ा करके 62,000 कर दिया गया है। और भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है वो किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए इन्वेस्टमेंट राजस्थान 2022 कार्यक्रम है वो लागू किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट राजस्थान 2022, तो ये किससे संबंधित है? इन्वेस्टमेंट राजस्थान 2022 औद्योगिक विकास से संबंधित है। इसमें देखो आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। ये कथन आपको याद रखना है। ये 32 स्थान है जहां पर ये योजना है वो शुरू की जाएगी। टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रीज लगाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? ये ग्रेटर भिवाड़ी में है। ग्रेटर भिवाड़ी में है। और बोरनाडा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरेज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किए जाएंगे? एक तो ग्रेटर भिवाड़ी में और बोरनाडा जोधपुर में। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और जोधपुर में एक अतिरिक्त आइलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में अतिरिक्त आइलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना है वो की जाएगी। पंचपदरा बाड़मेर में 333 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में? 383 किलोमीटर के क्षेत्र में पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन
PIR की स्थापना की जाएगी। तो ये अच्छी तरह याद कर ले में आप। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और ज़्यादातर बजट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप अच्छी तरह जरूर पढ़ें इनको। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखो राज्य में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर, यानी ये कहाँ चल रहा है, सेंटर में चल रहा है CISF, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद करें, पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF, CISF के स्थान पर क्या कर दिया, R कर दिया, यहाँ पर RISF राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा और इसमें 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। यानी राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी और ये इसका गठन है वो किया जाएगा राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का। तो ये अच्छी तरह याद कर लेना, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन करने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कुछ फैसले लिए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा इस बजट में, और ये बाबा समाज सेवी थे बाबा आमटे का ये कथन है और ये कथन आपको याद रखना है। बाबा आमटे ने कहा था, मैं एक महान नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक आदमी बनना चाहता हूँ जो कि थोड़े से मिलने पर भी संतुष्ट हो और लोगों के टूटने पर उनकी सहायता भी करे। जो मनुष्य ऐसा करता है वह निश्चित ही किसी पवित्र व्यक्ति से भी बड़ा है, यही मेरे जीवन का आदर्श है। तो ये बात बाबा आमटे, समाज सेवी बाबा आमटे ने कही है और ये समाज के लिए कही है, समाज के लोगों के लिए कही गई है। नेक्स्ट है देखो, राजस्थान स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड का जो बिल है वो पेश किया जा रहा है। ये भी बिल पेश किया गया है, राजस्थान स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड से संबंधित बिल पेश किया गया है और इसमें देखो SC और ST के विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, SC और ST के विकास कोष की जो राशि पहले 100 करोड़ रुपए थी उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया, आगामी वर्ष से 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही अब मैं सामान्य श्रेणी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS परिवारों को भी आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का EWS कोष बनाने की घोषणा करता हूँ। 100 करोड़ रुपए ये कोष बना करके 100 करोड़ रुपए इसमें डाले जाएंगे और ये सामान्य श्रेणी जो इकोनॉमिकली जो वीकर है सेक्शन है, EWS के जो परिवार है उनको आर्थिक सहायता इस राशि से प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है देखो, इंदिरा रसोई योजना है वो वर्तमान में 358 इंदिरा रसोइयों का है वो संचालन किया जा रहा है और अब क्या इनकी उपयोगिता और लोकप्रियता को देखते हुए इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाते हुए 1000 किए जाने की घोषणा की गई है। यानी वर्तमान में कितनी रसोइयां चल रही है, 358 और 1000 करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिए, कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं, कॉलेज जो जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उनको रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुए, देखो 2000 स्कूटी एक वर्ष में इस वर्ष दी गई थी उनको और आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 किए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना किससे संबंधित है, कॉलेज से, ये ध्यान रखना, कॉलेज से संबंधित है और 2000 से बढ़ा करके मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में कितनी कर दी गई है, 5000 की गई है। साथ ही कालीबाई भील देवनारायण योजना, ये भी योजना चल रही है, कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13000 से बढ़ाकर 20000 करने की घोषणा करता हूँ। दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षण, रिसर्च, शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडोली जयपुर में, देखो दिव्यांगजन के लिए और उनके उच्च शिक्षण और रिसर्च के लिए शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की
करने की घोषणा करता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जामडोली, जयपुर में। और साथ ही नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर के कॉलेज को क्रमोन्नत किया जाएगा। तो ये अच्छी तरह याद कर लेवे। जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर को क्रमोन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और 12 जिलों के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। यानी पहले ये योजना कितने जिलों में चल रही थी? 5 जिलों में चल रही थी। 2020-21 के बजट में इस योजना को या सत्र में इस योजना को शुरू किया गया था 5 जिलों में। कौन सी योजना थी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना के तहत दूसरी संतान पर 6,000 रुपये मिलते थे। अब इसके अंतर्गत यानी दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये की सहायता वो प्रदान की जाती है। अब इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है, इसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। यानी पहले तो कितने जिलों में ये चलती थी? 5 जिलों में नेक्स्ट देखिए, पालनहार योजना। पालनहार योजना चलती है। पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनेगा। देखो, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, इन बच्चों को 500 रुपये प्रति माह सहायता राशि मिलती थी। वर्तमान में 500 रुपये राशि मिल रही है और आगामी वर्ष से इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और 6 से 18 वर्ष के जो अनाथ बालक बालिकाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, इनको वर्तमान में 1,000 रुपये मिल रहे हैं। और आगामी वर्ष से ये कितनी राशि कर दी गई है? अब 1,000 से बढ़ा करके ये 2,500 रुपये कर दी गई। देखो, 1,000 रुपये और 2,500 रुपये ये राशि कर दी गई है। तो ये फैक्ट आप अच्छी तरह से याद कर लें। यानी 0 से 6 के लिए 500 रुपये मिलते थे, अब कितने कर दिए? 1,500 रुपये कर दिए। और 6 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चों को 1,000 रुपये मिलते थे, अब ये कितने कर दिए? 2,500 रुपये प्रति माह। ये प्रति माह मिलते हैं, प्रत्येक महीने में मिलते हैं 2,500 रुपये। तो 1,500 रुपये की यहाँ वृद्धि की गई है, 1,000 रुपये की यहाँ वृद्धि की गई है। नेक्स्ट देखिए, गैर अनुसूचित जनजाति यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र, गैर अनुसूचित जनजाति नॉन टीएसपी क्षेत्र के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जोधपुर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जोधपुर में 400 छात्र छात्राओं हेतु जनजातीय आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। जोधपुर में नॉन टीएसपी क्षेत्र यानी गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जनजातीय आवासीय विद्यालय है, वो 400 छात्र छात्राओं के लिए जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। और लागत कितनी आएगी? 30 करोड़ रुपए इस पर लागत आएगी। तो अच्छी तरह इसको याद कर ले। में पंजीकृत मदरसों में अल्पसंख्यकों के लिए भी ये प्रदान किया गया। देखो, पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम में इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे। यानी आगामी वर्ष से 500 जो मदरसे हैं इनमें स्मार्ट क्लास रूम है, इनको बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, गत बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य करवाए जाने हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। गत बजट में प्रत्येक जो विधानसभा है उसमें सड़कों का जो निर्माण कार्य है या उनकी मरम्मत करवानी है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और आगामी वर्ष से यानी वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, घोषणा की गई है। तो 5 करोड़ से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितनी राशि की गई है? 10 करोड़ रुपए की गई है। नाथ द्वारा राजमंद, पुष्कर अजमेर, पिलानी झुंझुनू, माउंट आबू सिरोही, इनमें 160 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण एवं अन्य आधारभूत कार्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये भी याद रखना है, सौंदर्यीकरण हेतु कौन से स्थान चुने गए हैं? नाथ द्वारा, पुष्कर, पिलानी और माउंट आबू, ये 4 स्थल है
वो सौंदर्यीकरण हेतु 160 करोड़ रुपए की लागत से इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है भाई डांग वाला। डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड, मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले राशि को 10-10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 25-25 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। देखो राशि 10-10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके इनके लिए कितनी कर दी गई, पहले इनको 10 करोड़ रुपए विकास राशि मिलती थी, 10-10 करोड़ रुपए, ठीक है ना। अब डांग क्षेत्र विकास को 25 करोड़ रुपए, मेवात क्षेत्र विकास को 25 करोड़ रुपए, मगरा क्षेत्र विकास को 25 करोड़ रुपए, इतने रुपए इनको मिलेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रदेश के मात्र 4 शहरी क्षेत्रों, केंद्र सरकार ने प्रदेश के मात्र 4 शहरी क्षेत्रों जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो ये भी याद रखना है, ये सेंट्रल सरकार ने जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, ये 4 संभाग हो गए। इन 4 संभागों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। और राजस्थान सरकार ने भी देखो जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, ये 3 संभाग है, तो 7 संभाग पूरे हो गए। 3 संभाग राजस्थान सरकार ने 3 संभाग, और अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये 3 शहर, 3 संभाग और 3 शहरों को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए कौन सी योजना लागू की है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू की गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत किन संभाग मुख्यालयों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, या किन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से किन संभाग को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो ये फैक्ट है वो आपको अच्छी तरह याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 36 बृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यानी 2022-23 में जल जीवन मिशन योजना है, इसके अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके 36 बृहद पेयजल योजनाओं के कार्य है वो प्रारंभ किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता इल्ला बेकर ने कहा था, इल्ला बेकर देखो क्या कहा था, रोशनी दें और लोग रास्ता तलाश लेंगे। आप रोशनी दें और लोग रास्ता अपने आप तलाश लेंगे। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये अभी आप याद रखें, इल्ला बाकर के द्वारा या इल्ला बेकर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बिजली उत्पादन की लागत तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दृष्टि से, बिजली उत्पादन की जो लागत है उसमें और कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने की दृष्टि से छबड़ा तापीय विद्युत गृह का विस्तार कर, छबड़ा तापीय जो 12 में है, इसका विस्तार कर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 इकाइयाँ होगी और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी से बनी होगी ये छबड़ा तापीय विद्युत गृह में 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कालीसिंध और झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार, कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार किया जाएगा करते हुए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई यहाँ स्थापित की जाएगी। यहाँ पर तीसरी इकाई बनेगी जो 800 मेगावाट की होगी, कहाँ पर, कालीसिंध झालावाड़ में, और तापीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, गुड्डा बीकानेर में 900 करोड़ रुपए की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। अच्छा क्वेश्चन देखो, गुड्डा बीकानेर में 950 करोड़ रुपए की लागत से, गुड्डा बीकानेर में 950 करोड़ रुपए की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह इसको याद कर लें। नेक्स्ट देखिए, विश्व वानिकी उद्यान जालाना डूंगरी जयपुर की तर्ज पर, विश्व वानिकी उद्यान कहाँ है, जालाना डूंगरी जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में भी
30 करोड़ रुपए की लागत से बॉटनिकल गार्डन्स स्थापित किए जाएंगे। यानी कहाँ स्थापित किए जाएंगे? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में विश्व वानिकी उद्यान जयपुर की तर्ज पर बॉटनिकल गार्डन्स की स्थापना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट सांबर झील के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन की दृष्टि से सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। तो सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इसको प्रारंभ किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी, ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, बेकार की जो वस्तुएं हैं, इनका निस्तारण करने के लिए समुचित सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाने का जो प्रस्ताव है वो लिया गया है। और जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना की जाएगी। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। नेक्स्ट देखिए, पर्यटन कला एवं संस्कृति। पर्यटन कला एवं संस्कृति 2021-22 में हमारे द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि से पर्यटन विकास कोष बनाया गया था और अब इस पर्यटन विकास कोष की राशि को 500 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया? 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पर्यटकों की सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों हेतु 500 पर्यटक मित्र भर्ती किए जाएंगे। तो 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती है वो की जाएगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बनेश्वर, गालियाकोट, अर्थुना, त्रिपुरा सुंदरी, कडाना, माही, बजाज सागर, कागदी, पिकअप, गोटिया, अम्बा आदि पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थलों को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इन क्षेत्रों को मिलाकर के वागड़ टूरिस्ट सर्किट है वो विकसित किया जाएगा। तो ये याद रखना है, इन 2 जिलों के क्षेत्र को मिलाकर के क्या बनाया जाएगा? वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय व अन्य भत्तों में 25% वृद्धि किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो लोक कलाकार है उनको मानदेय और भत्ते मिलते हैं, उनमें कितनी वृद्धि की गई है? 25% की वृद्धि की गई है। कानून व्यवस्था में देखिए, मैं आगामी वर्ष में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 108 एम्बुलेंस है, इनकी तर्ज पर आगामी वर्ष यानी 2022-23 में अभ्य कमांड सेंटर किसकी स्थापना होगी? अभ्य कमांड सेंटर यानी डायल 100 पर और डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट्स के गठन की घोषणा करता हूं। अभ्य कमांड सेंटर है वो विकसित किया जाएगा। इसके लिए आप 100 नंबर पर और 112 नंबर पर डायल करेंगे और इसके लिए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट्स की गठन की जाएगी। और ये महत्वपूर्ण है, देखो, साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने और आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा करता हूं। बहुत ही अच्छा कर, सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ की जाएगी और इसके तहत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की जो महिला मुखियाएं हैं उनको 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी 1,33,00,000 चिरंजीवी जो परिवार है उनकी जो जन आधार कार्ड बनता है उसमें महिला जो मुखिया होती है उनको 3 वर्ष का साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलेगी और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो बहुत डिजिटल मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत
कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। किसको? महिला मुखिया को जो जन आधार कार्ड में होती है, महिला मुखिया का नाम होता है, उसको 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी साथ में दी जाएगी और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और ये संख्या कितनी है? लगभग 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों, इतने परिवार है, इन परिवारों की महिलाओं जो मुखिया है इनको मिलेंगे। नेक्स्ट है देखिए, मेरे द्वारा वर्ष 2009-10 में प्रदेश का प्रथम एकीकृत राजकीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया था। यानी माननीय अशोक गहलोत द्वारा 2009-10 में प्रदेश का प्रथम एकीकृत राजकीय सेल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंटर है वो किसके कब स्थापित किया गया था? 2009-10 में। और वर्तमान में देखो, वर्तमान में यह 400 सीटर कॉल सेंटर 181 सीएम हेल्पलाइन के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में 400 सीटर कॉल सेंटर, यदि 181 नंबर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सरकारी ऑफिस में जाते हो, आपका कोई कार्य नहीं होता है, आपसे रिश्वत मांगी जाती है, तो आप 181 पर कॉल कर सकते हैं। तो सीएम हेल्पलाइन है ये, और इसमें 400 आदमी बैठते हैं जो कॉल लेते हैं। और अब इसको 400 से बढ़ा करके देखो कितना कर दिया गया, कितने आदमी काम करेंगे? 1000 सीटर कॉल सेंटर है वो बनाए जाएंगे। 1000 लोग होंगे 400 के बजाय। तो बहुत अच्छा काम किया है ये यहाँ से जनता से जुड़े बजट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं परिवारों को एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराने, उनकी समस्याओं के निराकरण को ध्यान में रखते हुए जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। यानी जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, शहीद सैनिकों की जो विधवाएं हैं, परिवार है उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, उनका समाधान करने के लिए जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों में 30-35 वर्ष कार्य कर जन सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में सार संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है। किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन का प्रावधान किया गया। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी से वे सेवा काल में सुशासन में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। तो समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यवस्था को अवगत भी कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना OPS लागू करने की घोषणा करता हूं। तो राजस्थान सरकार द्वारा सबसे टॉप जो फैसला लिया गया है वह है OPS लागू करना। पुरानी पेंशन योजना है वो, ओल्ड पेंशन योजना स्कीम है वो लागू करना है। और ये 1 जनवरी 2004 को और उसके बाद जो लगने वाले कर्मचारी हैं उन पर ये लागू होगी। और इसको 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविदा कार्मिकों के लिए देखिए इनका जो मानदेय है, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा सहयोगिनी है, प्रेरक है, मिड डे मील के कुक कम हेल्पर, लांगरी ग्राम रोजगार सहायक है, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, एक्सको कर्मी आदि, इनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है, वृद्धि नहीं होती है प्रतिवर्ष, लेकिन उनके मानदेय में गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 20% वृद्धि किए जाने की घोषणा की है। तो बहुत ही अच्छा है, इनके लिए ये सराहनीय कार्य किया गया है। 1 अप्रैल 2022 से 20% वृद्धि इनके मानदेय में की जाएगी।
इसी प्रकार प्रदेश में जमीनी स्तर पर समस्त सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ आम आदमी के सुख दुख का ध्यान रखने में नगरीय निकायों पंचायत संस्थाओं को के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका है। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आसानी हो, इस दृष्टि में मैं इनके मानदेय भत्तों में 20% की वृद्धि करता हूँ। यानी सरपंच है, डायरेक्टर है, इनके भी मानदेय में 20% वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है कृषि बजट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कृषि बजट के बारे में। धन्यवाद साथियों, आप इसमें जो हाईलाइट किए गए हैं इनको आप ज़रूर पढ़ें और इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।